दोस्तों कल मैंने आप लोग को महाराष्ट्र की एक कहानी सुनाई थी। उसमें एक लड़की जो कि अपने कॉलेज के दिनों में थी, उसके बाद में एक लड़के से उसकी दोस्ती होती है और उसके बाद में उस लड़के के ही और 6 दोस्त मिलकर 5 महीने तक उस लड़की का शारीरिक शोषण करते हैं। दोस्तों ये कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई और शुरुआत में इस कहानी के ऊपर अच्छे व्यूज़ भी आ रहे थे और शायद ये कहानी अलग अलग लोगों तक पहुँचती, लोग जागरूक भी होते। लेकिन हुआ यूँ कि उसके बाद से यूट्यूब की तरफ से इस पे इसकी रीच डाउन कर दी गई, येलो डॉलर कर दिया गया, जिसकी वजह से ना 1 रुपये की इनकम और साथ के साथ रीच भी डाउन। तो इससे चैनल पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दबाकर शेयर करिए। और आज की स्टोरी ऐसी स्टोरी है कि ये स्टोरी भी कल की स्टोरी से ज़्यादा भयानक और कल की स्टोरी से ज़्यादा खतरनाक और कल की स्टोरी से ज़्यादा डरावनी है। इस कहानी के अंदर आप लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति जो दोहरे रास्ते पर चलना चाहता है, वो दो नावों में सवार होना चाहता है। उसको प्रेमिका भी चाहिए थी, उसको पत्नी भी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों इस सब उलझनों के बीच में जब ये व्यक्ति उलझ जाता है, इसको लगता है कि अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसके बाद में ये वही करता है जो आमतौर पर अवैध संबंधों में घिरे हुए लोग करते हैं। एक कत्ल होता है और कत्ल कुछ इस तरीके से होता है कि जिसका कत्ल हुआ वो खुद पुलिस को बताता है कि मेरा कातिल कौन है। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें। तो चलते हैं फिर सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। आज की कहानी की बात करो तो दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला लगता है बरेली ज़िला। इसी बरेली ज़िले के अंतर्गत एक हाईवे पड़ता है बिथरी चैनपुर, और ये बाईपास रोड है। इसी बिथरी चैनपुर हाईवे पर कुछ लोग 16 सितंबर रात 10:30 बजे के आसपास वहाँ से गुजर रहे होते हैं। अब जैसे ही ये लोग उधर से गुजर रहे होते हैं तो उनको दिखाई पड़ता है कि एक लड़की है जो शायद नग्न अवस्था में पड़ी हुई है, उसके जिस्म से खून बह रहा है। मानो उसका जिस्म और उस लड़की के साथ में जो कुछ हुआ था ये किसी बड़ी घटना की तरफ इशारा कर रहे थे। लिहाजा वहाँ पर जो लोग थे वो इस मामले में ज़रा भी देरी नहीं करते हैं और इस बात की सूचना जो थी वो सीधा पुलिस को दे देते हैं। अब पुलिस को जब इस बात की सूचना दी जाती है तो पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुँच जाती है। वहाँ पर जो लड़की थी उस लड़की को उठाया जाता है। लेकिन जब पुलिस उस लड़की को देखती है तो राहत की सांस ये होती है पुलिस के लिए कि जो लड़की थी उसकी सांसें चल रही थी, यानी लड़की को बचाया जा सकता था। यानी जो कोई भी इस लड़की के साथ में जो भी कुछ करके गया है वो महज कुछ ही मिनट पहले करके गया है। फिर क्या था, पुलिस जो थी वो तुरंत के तुरंत उस लड़की को लेती है और सीधा ज़िला अस्पताल में भर्ती कराती है। वहाँ पर लड़की का इलाज शुरू किया जाता है। इधर पुलिस ये कश्मकश में थी कि आखिरकार इस लड़की के साथ में जो कुछ भी हुआ है वो किसने किया है। लेकिन उम्मीद ये थी कि ये लड़की होश में आएगी और सारी चीज़ें पुलिस को बता देगी। दोस्तों उसके बाद में 1-2 दिन इसका इलाज चलता है। इलाज चलने के दौरान लड़की को काफ़ी आश्वासन दिया जाता है, काफ़ी इसको समझाया जाता है, ढांढस बनाया जाता है। आखिरकार जो लड़की थी अपने होशो हवास में आ जाती है। अब लड़की पूरे होशो हवास में थी, लिहाजा अब बारी थी इस लड़की से पूछा जाए, क्योंकि लड़की को तो पता होगा कि उसके साथ में ये सब कुछ किसने किया है। अब लड़की से जब पूछा जाता है तो दोस्तों लड़की बताती है कि एक डॉक्टर है जिसका नाम है शिवपाल कश्यप, और उसी शिवपाल कश्यप ने मुझे मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की है, उसी ने मेरे साथ में ये बर्बरता की है। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस जो थी वो हत्या के प्रयास का केस जो था वो शिवपाल कश्यप के ऊपर दर्ज कर लेती है। और उसके बाद में चूंकि लड़की की जो हालत थी ये लगातार बिगड़ रही थी तो इसको हायर मेडिकल के लिए रेफ़र भी किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर इसको जब हायर मेडिकल के लिए रेफ़र किया जाता है तो उसके बाद में इसी रविवार को आखिरकार ये जो लड़की थी ज़िंदगी और मौत के बीच की जो जंग लड़ रही थी उस जंग को हार जाती है और इसी रविवार को उस लड़की की मौत हो जाती है। लेकिन लड़की ने ऑन कैमरा जो बातें बताई थी दोस्तों, उस बातों के हिसाब से ये जो लड़की थी, इस लड़की ने अपनी पढ़ाई लिखाई में ANM का कोर्स कर रखा था और जिस हॉस्पिटल के अंदर ये डॉक्टर शिवपाल कश्यप पोस्टेड था उसी हॉस्पिटल के अंदर ये नर्स के तौर पर ट्रेनिंग कर रही थी। लड़की भी देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, आंखों में बहुत बड़े सपने थे और उन्हीं सपनों को लेकर ये नर्स की ट्रेनिंग कर रही थी। इसी दौरान ये शिवपाल कश्यप जो था वो जब इस नर्स को देखता है तो कहीं ना कहीं वो इसके प्रति आकर्षित हो जाए। जब इसके प्रति आकर्षित होता है तो उसके बाद में ये उससे नज़दीकियाँ बढ़ाता है। अच्छा, जो नर्स थी उसको किसी तरीके से ये बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर अपने काबू में कर लेता है और उसके साथ में प्रेम संबंधों में बन जाता है। अब उसके बाद में आए दिन मिलना मिलाना ये सारी चीज़ें
अब शुरू की मोहब्बत थी तो परवान चढ़ती है। लेकिन यहाँ पर इस कहानी के अंदर सबसे बड़ा ट्विस्ट जब आता है जब शिवपाल कश्यप की जो पत्नी होती है उसको इस बारे में पता चल जाता है। हालांकि शिवपाल कश्यप ने इस नर्स को यह नहीं बताया था कि वो पहले से शादीशुदा है, बल्कि शिवपाल कश्यप ने इस नर्स से यही कहा था कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। और इसी वजह से ये नर्स जो थी वो शिवपाल कश्यप के थोड़ा सा नज़दीक आई थी। अब शिवपाल की पत्नी को ये पता चला तो उसके बाद में पत्नी ने घर में कलेश कर दिया, घर में विवाद कर दिया। उसने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो। अब डॉक्टर जो था वो यहाँ पर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन शिवपाल की पत्नी ने उसको रंगे हाथों बातचीत करते हुए पकड़ा था। अब जब पत्नी को पता चल जाता है तो शिवपाल जो था वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी सिरे से यही कहती है कि तुम्हारे जो भी रिश्ते हैं उसके साथ ख़त्म कर दो, और अगर तुम रिश्ते ख़त्म नहीं करोगे तो फिर समाज में तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी, और मैं भी लोगों को बताऊंगी। अब शिवपाल ये बातें सुनता है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद में कहता है कि देखो जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, तुम बिल्कुल घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं है बल्कि तुम्हारी गलतफहमी है, और अगर फिर भी तुम्हें कोई एतराज़ है तो मैं उस लड़की से, उस नर्स से अपने सारे ताल्लुकात ख़त्म कर लूँगा। अब शिवपाल की पत्नी जो थी वो कहती है ठीक है, मुझे और क्या चाहिए, तुम उससे सारे ताल्लुकात ख़त्म करो, जैसे रहते थे पहले वैसे ही रहो। अब शिवपाल जो था वो उस प्रेमिका से, अपनी प्रेमिका से दूरियां बनाना शुरू कर देता है। अब जब उस नर्स को ऐसा एहसास होता है कि शिवपाल उससे दूरियां बना रहा है तो नर्स जो थी वो शिवपाल से मुलाकात करती है। मुलाकात करने के बाद में कहती है कि क्या बात है, तुम उससे आजकल उस तरीके से नहीं बिहेव दिखा रहे हो जिस तरीके से पहले दिखाते थे, तुम्हारे प्यार में कमी आ गई। शिवपाल उस लड़की को किसी तरीके से बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है, कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लड़की समझ चुकी थी कि शायद दाल में कुछ काला है और शिवपाल उससे दूरियां बना रहा है। लड़की जो थी वो शिवपाल से कहती है कि देखो अगर तुम मुझसे दूरियां बनाओगे तो वैसे भी तुमने मेरे साथ में वो सब कुछ कर लिया है जो एक पति पत्नी करते हैं, और ऐसे में अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस केस करूँगी। अब जैसे ही ये बात वो शिवपाल से कहती है तो शिवपाल यहाँ पर डर जाता है। वो शिवपाल जो था वो इसे कोर्ट मैरिज का आश्वासन देता है, बल्कि उस लड़की के ही कमरे पर जाकर उससे झुटमुट की शादी भी करता है। लेकिन शिवपाल दोहरे रास्ते पर चल रहा था, दो नावों पर उसके पैर थे रखे हुए, अगर एक नाव भी थोड़ा सा डिसबैलेंस करती तो शायद शिवपाल के पैर फट सकते थे। अब शिवपाल के मन पर, शिवपाल के दिमाग पर इतना ज़्यादा प्रेशर आ चुका था कि कहीं ना कहीं वो अपने काम के प्रति भी अब उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा था जिस तरीके से उसे करना चाहिए। यानी एक तरफ पत्नी का प्रेशर है, एक तरफ प्रेमिका का प्रेशर है, और शिवपाल भी यही सोच रहा था कि वो दोनों को ना छोड़े और दोनों के साथ में ही ज़िंदगी बिताए। अब इसी बीच में तारीख आ जाती है 16 सितंबर साल 2025, और इस 16 सितंबर साल 2025 को ये जो लड़की थी, जो नर्स थी, जो शिवपाल की प्रेमिका थी, वो शिवपाल से कहती है कि उसके पेट में कुछ दर्द सा हो रहा है। अब शिवपाल के जहन में यहीं से खतरनाक आइडिया आता है। उसको लगता है कि इस लड़की से पीछा छुड़ाने का ये सही समय है। शिवपाल उससे कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इंजेक्शन वगैरह दे दूंगा, उसके बाद में तुम ठीक हो जाओगे। उसके बाद में शिवपाल जो था वो उस प्रेमिका को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और उसके बाद ले जाता है डोहरा रोड पर। डोहरा रोड पर ले जाने के बाद में उसे कुछ पेन किलर्स देता है। पेन किलर्स से उस लड़की को थोड़ा सा आराम होता है। उसके बाद में उस लड़की को कम से कम 2 से 3 इंजेक्शन भी देता है नशे के। जब 2 से 3 इंजेक्शन नशे के देता है तो उसके बाद में उस लड़की की जो हालत थी वो एकदम से ख़राब हो जाती है, वो एकदम से गहरी नींद में जाने लगती है। जब डॉक्टर ये देखता है कि लड़की गहरी नींद में जा चुकी है तो उसके बाद में, जो कि बिथरी चैनपुर बाईपास के आसपास ये लोग पहुंच चुके थे, वहां पे पहुंचने के बाद में ये डॉक्टर जो था इसके सारे कपड़े निकालता है, क्योंकि इसने बड़ी प्लानिंग बनाई थी। इसने सोचा था कि अगर ये इस लड़की की डेड बॉडी को रोड पर बिना कपड़ों के फेंक के जाएगा तो लोगों को हादसा लगेगा और लोग यही सोचेंगे कि ये लड़की किसी दरिंदे का शिकार हो गई है। लेकिन ये डॉक्टर को इतना नहीं पता था कि सबसे बड़ा दरिंदा तो यही डॉक्टर है। उसके बाद में इस लड़की के ये कपड़े निकालता है, उसको रोड पर डालता है और तेज़ रफ्तार से उस लड़की को कुचलने की कोशिश करता है, और उसके बाद में वहाँ से 9-11 हो जाता है। बहरहाल दोस्तों, पहले इस व्यक्ति के ऊपर हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ था। जब रविवार को इस लड़की की मौत होती है तो उसके बाद में इस डॉक्टर के ऊपर हत्या का केस दर्ज होता है। पुलिस इस पूरे मामले के अंदर छानबीन कर रही है और जिस तरीके का भी कसूरवार ये डॉक्टर पाया जाएगा उस तरीके से इसको सज़ा भी दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, बड़ी हैरानी होती है इस तरीके की कहानी सुनाने के बाद में। कल भी मैंने जो कहानी आप लोगों को सुनाई थी उसमें एक लड़की की एक लड़के से दोस्ती होती है और बाकी के वो जो लड़का था उसका प्रेमी, वो अपने 6 दोस्तों से उस लड़की का शारीरिक शोषण करवाता है, और जब लड़की गर्भवती हो जाती है तो उसका एक वीडियो परिवार वालों को मिलता है, तब जाकर उस पूरे केस का खुलासा होता है। और यहाँ पर एक डॉक्टर जो कि ऑलरेडी पहले शादीशुदा है, उसके बाद में नर्स के साथ में नज़दीकियाँ बनाता है, और उसके साथ में जब इसको लगता है कि वो पूरी तरीके से घिर चुका है, उधर से प्रेमिका शादी का दबाव बना रही है, उधर पत्नी दबाव बना रही है कि उसको छोड़ दो, तो इसी में ये एक बड़ी प्लानिंग करता है और प्लानिंग के तहत उस नर्स को
जिसके माता पिता ने बड़े ही सपनों के साथ में, बड़े ही उम्मीदों के साथ में उसको पढ़ाया लिखाया था, उसको उसके माता पिता से दूर कर देता है और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर देता है। बहरहाल दोस्तों, ऐसे डॉक्टर को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स है, इसमें शीलनिधि शर्मा लिखते हैं, शाविद भाई कहानी सुनाने का अंदाज आपका हमेशा अच्छा होता है और तारीफ़ के काबिल है। तो शीलनिधि शर्मा जी मेरे भाई, आपका शुक्रिया। उसके बाद में हेमंत कोकरे हैं, लिखते हैं सलाम भाई। तो वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया। धीरज सिंह हैं, लिखते हैं हाँ भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, उसको पहली बार में बताना चाहिए था। जय श्री राम भैया जी। तो धीरज सिंह जी मेरे भाई, आपका हमेशा की तरह शुक्रगुजार हूँ। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्कार मालिक भाई साहब। नायक स्टोरी सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से। तो भैया नमस्कार, शुक्रिया आपका कि आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स किया। शमशुल अंसारी हैं, लिखते हैं गुड स्टोरी सर। तो शमशुल अंसारी जी शुक्रिया आपका। नरगिस बानो हैं, लिखते हैं सर आप टाइम सही रखिएगा, इंशाल्लाह आपका चैनल ज़रूर उसमें बरकत होगी। तो नरगिस बानो जी बहन, आपका शुक्रिया। राजकिशोर चौरसिया हैं, लिखते हैं राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराज से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। सुख पवार हैं, लिखते हैं गुड जॉब, लोगों को इससे सीख मिलेगी। तो शुक्रिया मेरे भाई। वालश बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार, उसको पहले ही घर वालों को बता देना चाहिए था, थैंक्स सर जी। तो बालिश बिहारी जी मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में धीरज सिंह हैं, जो लिखते हैं दीपक भाई ज़िला बुलंदशहर से सुनते हैं, यूपी से, शुक्रिया भाई। खान अकील हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाविद भाई, कहानी अच्छी है और अपनी बच्ची पर ध्यान रखना ज़रूरी हो गया है। तो खान अकील जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। उसके बाद में मेट्रो टेलर्स करके आईडी है, कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। मंदी वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कमेंट्स करती हैं, शुक्रिया आपका। शाहिदा परवीन है, लिखते हैं रियली सैड स्टोरी। तो शुक्रिया बहन आपका। अंसारी सुहेल हैं, लिखते हैं जनाब सलामत रहिए, आज के ज़माने में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कुवैत से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, जो शियाना बुलंदशहर से सुनते हैं कहानी। तो भैया नमस्कार, आपका शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं आजकल इंस्टा और फेसबुक में माहौल बहुत ख़राब कर दिया है, अल्लाह पाक रहम करे न्यू जनरेशन पर। तो बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल हैं, इनका नाम शाहबुद्दीन है, कमेंट्स करते हैं। शीलनिधि लिखते हैं शाविद जी, मैंने और मेरी और की स्टोरी चेक की, आप सीधी साफ़ सुथरी सुनाते हैं, दूसरे लोग उसमें मसाला गर करके सुनाते हैं। जी आपने बहुत अच्छी बात कही, शुक्रिया आपका। मोहम्मद इमरान है, लिखते हैं इमरान फतेहपुर से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। मीना जी हैं, लिखती हैं नमस्ते भैया। तो नमस्ते बहन। राजेंद्र जी हैं, लिखते हैं क्या चल रहा है हमारे समाज में। तो राजेंद्र जी आपका कमेंट्स करने के लिए शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी हैं, लिखते हैं यस्टरडे कमेंट्स आई आल्सो गेव यू बट यू आर नॉट गिविंग रिप्लाइज। तो हो सकता है कि फरजाना सिद्दीकी जी, मैं आपके कमेंट्स तो डेली बेसिस पे पढ़ता ही हूँ, हो सकता है कि आपने पुरानी वीडियो पे कमेंट्स किया हो। तो जो लेटेस्ट हमारा वीडियो होता है उस पर सुबह 9 तक के, यानी कि अगर हमारी वीडियो रात 8 बजे अपलोड होती है तो अगले दिन सुबह 9 बजे तक के जो कमेंट्स होते हैं वो पढ़ लिए जाते हैं, और बाद में जो कमेंट्स आते हैं वो नहीं पढ़ सकते क्योंकि वीडियो ऑलरेडी शूट हो जाती है। बाकी दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।